पेन कहाँ पर डाली? गजब हाल है, पेन ही नहीं मिल रहे, बता बता। पर वहां देखती हूँ। वो लाइट बंद कर लेना। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि जल्दी से हमारा आज का सेशन स्टार्ट कर सके। आज की क्लास में जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला पोर्शन हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत जसपुर का सामरी पाट और पूर्वी बघेलखंड ये हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में छत्तीसगढ़ का मैदान अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये खत्म हो जाए, ठीक है क्या? तो आज अपने को बात करना है छत्तीसगढ़ का जो तीसरा महानदी बेसिन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महानदी बेसिन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी बेसिन बेसिन किसको कहा जाता है। तो आप बताएंगे महानदी और उसकी सहायक नदी का जो महानदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये आप क्लियर रखेंगे कि महानदी बेसिन में सिर्फ महानदी नहीं आती है, महानदी के साथ साथ उसकी जितनी भी सहायक नदी हैं जो आकर के महानदी में मिलती है, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से, या पूर्व या पश्चिम से, उन सबको सम्मिलित रूप से महानदी बेसिन कहा जाता है। ठीक बात क्या? यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 4 भाग में हमने जो पढ़ा था, एक था पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक था आपका जसपुर का सामरी पाट, एक था आपका दंडकारण्य का पठार और एक था आपका महानदी बेसिन। इन चारों में सबसे बड़ा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है आपका कौन सा? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। छत्तीसगढ़ के मैदान का जो विस्तार है हमने देख लिया है क्या? ये आपका कंप्लीट दुर्ग संभाग, कंप्लीट बिलासपुर संभाग और कंप्लीट रायपुर संभाग, इन तीनों को कैप्चर करता है। मतलब ये छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। इस भाग की धरातलीय संरचना में उच्चावच बहुत कम है, मध्य भाग काफी समतल है, किनारे की ओर ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों ही बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण इसकी आकृति कटोरे के समान अर्थात तस्तर नुमा दिखाई देती है। और मैदानी भाग में धान की खेती की अधिकता होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको महानदी का आकृति समझाया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। उच्चावच मतलब जितने भी पर्वत और पठार पाए जाते हैं उसको सम्मिलित रूप से उच्चावच हम कह देते हैं। ठीक, अब समझिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करते हैं तो आपका जो दुर्ग संभाग के किनारे में स्थित है मैकल पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, इस कारण से ये हिस्सा आपका क्या हो गया? ऊंचा उठा हुआ हो गया। उसके बाद फिर बीच में तो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऊंचा ऊंचा पर्वत दिख गया। उसके बगल में बिलासपुर में आप पहुंचेंगे तो बिलासपुर लोरमी का पार्ट मिल जाएगा। कोरबा में आएंगे आप तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस प्रकार से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है और बीच वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल समतल है। तो नीचे हिस्सा समतल और चारों तरफ से ये ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसकी जो आकृति वो कटोरे के समान हो जाती है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा
कटोरा कहा जाता है। कटोरा तो समझ में आ गया, धान कहां से आया, क्योंकि जो मैदानी वाला क्षेत्र है यहाँ पर पूरी तरीके से धान की पैदावार की जाती है। ठीक, तो यहाँ तक पॉइंट्स हमारा क्लियर। महानदी बेसिन की भौतिक विशेषता कौन कौन सी है, फिजिकल क्वालिटीज की थोड़ी सी बात करते हैं, भौतिक विशेषता की थोड़ी सी बात करते हैं। सिर्फ महानदी बेसिन की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो महानदी जो बेसिन है यह 19 डिग्री 47 अंश से 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 17 मिनट से 82 डिग्री 82 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो आज तक कभी नहीं पूछा गया है। ठीक, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए दे दिया गया है, क्योंकि आपसे पूछेगा तो पूरा छत्तीसगढ़ का स्थिति पूछेगा कि छत्तीसगढ़ कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है। पर्टिकुलर किसी प्राकृतिक प्रदेश को उठाकर आपसे अक्षांश और देशांतर नहीं पूछा जाता है। बाकी आप चाहें तो अपने माइंड में इसको सेट करके रख सकते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 68 और यहाँ पर हमने देखा था 64 और बीच में हमने बोला था 0। तो यह इसका क्षेत्रफल है, जिसको क्षेत्रफल को हमेशा हम वर्ग किलोमीटर में डेनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो आप याद रखेंगे। और अगर हम इसको प्रतिशत में बांटते हैं तो ध्यान रहे पूरे छत्तीसगढ़ का 50% हिस्सा अकेले महानदी बेसिन कैप्चर करती है। ठीक, तो 50% के साथ साथ आपका 34% भी याद रखना है। याद रखने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, इस किनारे में 5, इस किनारे में 4 और बस 50 और 4 के पहले आता है 3, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक बात, चलिए अब आगे बात करेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, विस्तार और सम्मिलित जिले की थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग मानपुर, मोहेला को छोड़ करके सम्मिलित है। मतलब जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कंप्लीट बिलासपुर संभाग आपका आएगा, ठीक है, कंप्लीट रायपुर संभाग आपका आएगा और कंप्लीट दुर्ग संभाग आपका आएगा। लेकिन दुर्ग संभाग के सबसे नीचे में जो स्थित है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ तहसील, तो यह वाला जो क्षेत्र है सिर्फ ये आपके महानदी बेसिन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि यह आपका दंडकारण्य के पठार में काउंट होगा। क्लियर बातें, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अब थोड़े से महानदी बेसिन की भूगर्भिक संरचना पर हम बात कर लेते हैं। तो यह जो क्षेत्र है यह कडप्पा शैल समूह से लगभग 50% निर्मित है। मोटे मोटे तौर पर हम एक नाम जानते हैं कि महानदी बेसिन में कैसा शैल समूह, आप बताएंगे कडप्पा शैल समूह यहाँ पाया जाता है। जैसे ही आपने कडप्पा शैल समूह सुना, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कडप्पा शैल समूह है, मतलब नो डाउट यहाँ पे चूना का पत्थर मिलता होगा। एक लाइन में आपको चीजें याद होनी चाहिए। अब कडप्पा तो 50% एरिया को कैप्चर कर रहा महानदी बेसिन का, इसके अलावा आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह और गोंडवाना शैल समूह और इसके साथ साथ दक्कन ट्रैप भी यहाँ पर कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ महानदी बेसिन की बात करते हैं तो एक बात समझना, महानदी बेसिन अपने आप में 100% है, ठीक है। इसका पूरा 50% जो एरिया है उसमें अकेले आपका कडप्पा शैल समूह पाया जाता है, और जो बच गया 50% एरिया ये इन शैल समूह में डिवाइड है, जिसमें कुछ हिस्से में धारवाड़ मिलेगा, कुछ में दक्कन ट्रैप, कुछ में गोंडवाना, इस प्रकार से ये फैला हुआ। आर्कियन तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए अब बात करेंगे खनिज का। तो एक चीज जो मैंने बताया, चूना पत्थर आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए इस क्षेत्र में मुख्यतः चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर के अलावा आपका डोलोमाइट मिलता है, उसके बाद आपका बॉक्साइट भी मिलेगा क्योंकि दक्कन ट्रैप भी आपका मिल रहा है, कोयला, लौह अयस्क, हीरा इत्यादि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्या क्या मिलता है बेटा, चूना पत्थर मिलता है, आपका डोलोमाइट मिलता है, आपका बॉक्साइट मिलता है, कोयला मिलता है, लौह अयस्क, हीरा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा जो आप याद रखेंगे। औसत ऊंचाई की बात कर लें तो जो महानदी बेसिन है इसकी औसत ऊंचाई 150 से 400 मीटर तक की होती है। कितनी होती है, 150 से 400 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ के मैदान की हम बात कर रहे हैं, नाम में ही क्लियर होना चाहिए मैदान है, तो ज्यादा ऊंचा तो होगा नहीं। तो मैदान कितना है, 150 से आपका 400 मीटर ऊंचा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बेसिन के मध्य क्षेत्र की समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये 300 मीटर से कम है। बेसिन के मध्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, बीच वाले हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो समुद्र तल से
इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से भी कम है, क्योंकि ऊंचाई ही नहीं है ना, ये क्षेत्र पूरा समतल क्षेत्र है। ठीक, तो ये भी हम याद रखेंगे। केंद्र में ऊंचाई 300 मीटर से कम है, केंद्र से चारों ओर जाने पर ऊंचाई क्रमशः वृद्धि होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेंटर एरिया ही आपका मैदान है और बाकी जगह पर तो पर्वत पठार है ना, इससे ऊंचाई बढ़ती जाती है आपकी। अगला, उत्तरी भाग में कहीं कहीं 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा भूभाग है, ये जबरदस्ती का दे दिया है। चलो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ऊंची चोटी की बात करते हैं। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहां पर स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महानदी बेसिन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी बदरगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी है? बदरगढ़ की चोटी है। कौन सी चोटी है? बदर, अरे यार देखिए क्या बोल रहे थे हम, चलो वापस जा, नेच कटूंगा बोल रहा है ये। अच्छा हिल जाए तो ठीक है, फिर तो वैसे में फिर ये नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। चलो ऐसे पढ़ते हैं। महानदी बेसिन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी है। याद रखेंगे बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो बताएंगे बदरगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1176 मीटर है। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बदरगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? बदरगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर है और यह मैकल श्रेणी में कबीरधाम जिले में स्थित है। पॉइंट क्लियर? महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है कहां पर? तो आपके कबीरधाम में है। कबीरधाम में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है आपका? बदरगढ़। ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर है। ऊंची चोटी को कभी भी किलोमीटर में नहीं लिखा जाता ना, ये माइंड में सेट रखेंगे। 1176 मीटर है। नदियों को आप भले किलोमीटर में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर हम इसके ढाल की बात करते हैं तो महानदी बेसिन की ढाल कैसी? महानदी किधर बहती है? उस साइड, उल्टा निकल जाती है आपकी। तो याद रखेंगे इसकी ढाल जो है, पहले महानदी कैसे जाएगी? पहले महानदी उत्तर की ओर जाती है, ऊपर जाती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये पेन मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, नहीं तो मैं तुम लोग को डायग्राम बना के भी दिखाती। क्या हो गया इसको? तो बैक करके देखते हैं। देखो एक बार चालू करके देखते हैं। ये रखा गया, या ये वाला पेन ना वो नहीं मिल रहा है, कहीं गिरा विरा हो। हाँ, कॉपी वॉपी के अंदर में डला होगा कहीं पे, हो सकता है, या चेयर वेयर हो सकता है। मिल जाएगा, कहाँ जाएगा, पर अभी फिलहाल इतना समय नहीं ना कि उसको ढूंढ सके।
सबसे कष्टदायक काम इंतजार करना। तो हरेली वरेली मनाए भाई, बढ़िया। ऐसा हम लोग में विशेष पूजा होता है ये सब त्योहार में। मतलब कुल देवी की पूजा करते हैं हम लोग हरेली के दिन। कुल देवी, कुल देवी, हाँ, कुल देवी का पूजा होगा पहले 3 घंटा। उसके बाद फिर आप अपने कृषि औजारों का पूजा करेंगे, ऐसा रहता है। पूजा ही पाठ बहुत हो जाता है। चलो अब देखते हैं ये आ जाए तो। चलो देखते हैं। ढाल अपने को समझ में आ गया, महानदी कैसे बहती है। तो महानदी पहले जाएगी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर गई मतलब ये उत्तर कहा गया, फिर इधर मुड़ जाती है तो ये पूर्व दिशा कहला गया। इसलिए महानदी की जो ढाल है वो पूर्व उत्तर की ओर है। ढाल का मतलब होता है जिधर नदियां जाकर के गिर जाए, तो उधर ही जाकर बाहर निकल रही है ना, तो ये हो गया। मृदा की बात करते हैं तो जो महानदी बेसिन है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। कैसी मिट्टी मिलती है, तो मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी मिलती है। नदी घाटी के साइड पर आप जाओगे तो कछारी मिट्टी मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीचड़ वाला मिट्टी। कुछ स्थानों पर काली मिट्टी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। पंडरिया, कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, कुरूद, धमतरी, राजिम, महासमुंद तहसीलों में। तहसील तो छोड़ दो, आप मोटे तौर पर सिर्फ संभाग भी याद रखेंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप सीधा याद रखिए कि महानदी बेसिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा आपको लाल पीला मिट्टी ही मिलेगा। रीजन ये धान का कटोरा कहला रहा है, मतलब इस पूरे एरिया में धान की पैदावार सबसे ज्यादा हो रही है और धान की पैदावार आपके लाल पीली मिट्टी में होती है। ठीक, कुछ मात्रा में काली मिट्टी भी आपको मिलेगी क्योंकि कवर्धा में गन्ना की खेती होता है और काली मिट्टी में आपका गन्ना का खेती किया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। अब हम बात करेंगे अफवाह तंत्र का, कि अगर आप महानदी बेसिन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कैसे कैसे अफवाह तंत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, कैसे कैसे जल प्रपात आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझिए, इस क्षेत्र में मुख्यतः महानदी अफवाह तंत्र का विस्तार है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ भाग नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत भी आता है। नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सा वाला हिस्सा आता होगा, तो आपका ये दुर्ग संभाग वाला जो हिस्सा है जहां पर आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, तो यह एक बॉर्डर बनाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर नर्मदा नदी का कुछ हिस्सा आपके छत्तीसगढ़ में है और अधिकतर हिस्सा आपके मध्य प्रदेश में चला जाता है, अमरकंटक साइड पर। ठीक, तो याद रखेंगे महानदी अफवाह तंत्र का जो विस्तार, साथ में नर्मदा अफवाह तंत्र भी आपको यहाँ पर कुछ हिस्सा देखने के लिए मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो हमारे अगर हम महानदी बेसिन की बात करते हैं तो एक तो मेन नदी आपकी महानदी ही है। महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपकी शिवनाथ नदी, जो कि पाना बरस की पहाड़ी से निकलता है। अभी हालांकि इसका उत्तर गढ़चिरौली लिया जा रहा है। गढ़चिरौली किधर पड़ता है, आपके महाराष्ट्र में। पहले इसका उत्तर पान बरस लिया जाता था, अब गढ़चिरौली लिया जाता है, तो दोनों आप याद रखेंगे। तो शिवनाथ नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आ गया खारून नदी। खारून नदी नाम सुनते ही आपका बिलासपुर याद आना चाहिए, आपको रायपुर याद आना चाहिए। हसदेव नदी सुनते ही कोरबा याद आ जाना चाहिए आपको। मनियारी सुनते ही बिलासपुर याद आ जाना चाहिए। लीलागढ़ सुनते ही आपको मल्हार का याद आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा एरिया बिलासपुर रायपुर को कैप्चर करता हुआ इसकी सहायक नदी बहती है। अगर थोड़ा सा भी आप इसका नॉलेज रखते हैं नदियों का तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से बन जाएगा। नहीं है नॉलेज तो इसके बाद हम जल अफवाह तंत्र ही पढ़ने वाले हैं, तो आप बहुत आराम से समझेंगे कि महानदी किधर से निकली, किधर से कौन सी नदी आकर के मिली, ये सब कुछ है ना। चलिए जलप्रपात की बात कर लें तो महानदी बेसिन में स्थित जलप्रपात कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महानदी बेसिन में एक तो आपको केंदई जलप्रपात मिलेगा, बोलते हैं ना केंदई नाला जाबो कहाँ कटघोरा में, हाँ महानदी बेसिन में बना हुआ है ये, बेसिन नहीं महानदी नदी में बना हुआ है ये केंदई जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद आपका देवपहरी जलप्रपात की बात कर रहे हैं हम,
नदी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका देवपहरी। अब बोलने को तो देवपहरी यदि हमारे कोरबा में है तो उस हिसाब से तो हसदेव में बना होना चाहिए, फिर घूमने जाते हैं ना पिकनिक स्पॉट, ऐसा नहीं है। 7 देवधारा जलप्रपात, ये सभी महानदी की सहायक नदियां हैं, तो महानदी की सहायक नदी पर भी जो जलप्रपात है हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आया बात समझ में? तो हम क्योंकि अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, अपवाह तंत्र में आपकी महानदी और उसकी सारी सहायक नदी आती है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत स्थित जलप्रपात की बात कर रही हूँ। आगे आप समझ में? देवपहरी जलप्रपात, 7 देवधारा जलप्रपात आप पढ़ेंगे, महासमुंद, घटारानी जलप्रपात, आप सीधा गरियाबंद पहुंच गए हैं। उसके बाद आप गोदना जलप्रपात, तो ये जो सारे जलप्रपात हैं ये आपको महानदी बेसिन या महानदी अपवाह तंत्र में देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ महानदी बोल दोगे गलत हो जाएगा। एक बात करेंगे इसके जलवायु की। गोदना जलप्रपात भी आपके रायपुर बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ही आपका पड़ता है। पर्टिकुलर स्पेस हम देख लेंगे जलप्रपात जब पढ़ेंगे, ठीक। एकदम लोकेशन अभी मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं कर पा रही हूँ, ये देख लेंगे। चलिए जलवायु की बात करते हैं। तो इस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय, जलवायु छत्तीसगढ़ की उष्ण की है, चाहे कहीं का भी बात करो आप, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह क्षेत्र राज्य का औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? महानदी बेसिन, यह क्षेत्र राज्य का औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ साल भर बारिश आपको देखने के लिए मिलेगी, किसी न किसी एरिया में थोड़ा बहुत पानी का छिछारी देखने के लिए मिलेगा, पर होगा, ठीक है। यहाँ लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। मैंने ये नहीं बोला है कि अधिकतम वर्षा, क्योंकि अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आपको चेरापूंजी में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत अबूझमाड़ में पड़ता है, ठीक बात। पश्चिमी भाग में आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, जो कि आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वृष्टि छाया मतलब समझ में आ गया क्या? वहां पर क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी है इसलिए पानी इस साइड पे नहीं आ पाती है। ये मैकल पर्वत श्रेणी पूरा पानी को यहीं पे रोक देता है, तो इस किनारे पर जितने भी जगह है, जैसे आपका कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, मोइला मानपुर हो गया, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर से मुंगेली हो गया, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं पहुंच पाती। रीजन क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ जो पर्वत है वो पानी को इस साइड आने ही नहीं देता है, तो ऐसा जगह जहाँ पर वर्षा का पानी पर्याप्त रूप से ना पहुंच सके उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक। वर्षा का अनुपात महानदी बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटते जाता है। अब महानदी बेसिन आप पढ़ रहे हैं, अब आप पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, ये पूर्व है, और पूर्व से अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसका जो वर्षा का अनुपात है वो कम होता जाता है, ऐसा बता रहा है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण ये याद रखना, अगर वर्षा के अनुपात की हम बात करते हैं तो महानदी बेसिन की भी हम बात करें तो जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, उल्टा साइड पर हम जाते हैं, तो वर्षा का अनुपात कम होता जाता है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का जो तापमान है ये पहाड़ी प्रदेश में अधिक होता है, बिल्कुल होगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो हम सब जानते हैं चापा, किंतु 22 मई 2017 को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हालांकि सबसे गर्म स्थल चापा को माना जाता है, पर यहाँ पर अपडेटेड आंकड़ा लिया गया है कि अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 2017 में जो 22 मई पड़ा था तो उस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो बिलासपुर में पड़ी थी। लेकिन इतना डीप में आपको नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, वो आपको याद रखना है। कौन सा वाला हिस्सा? चांपा वाला हिस्सा। वनस्पति की बात कर लें तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भाग की तुलना में कम है। अगर वन क्षेत्र की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का अगर हम उत्तर वाला हिस्सा ले लें और नीचे, क्यों भाई? क्योंकि उत्तर आपका पर्वतीय हिस्सा मिलेगा, आपको जसपुर का सामरी पाट हो गया, पूर्वी बघेलखंड मिल गया, नीचे जाओगे तो दंडकारण्य का पूरा पठार वाला हिस्सा मिल गया, तो यहाँ पर सघन वन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सघन इन से घने 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 वन, तो वहां पर जो घन की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा है, पर बीच वाला हिस्सा क्योंकि मैदानी है, यहाँ पर पेड़ को काट काट कर तो लोग रहने चालू कर दिए हैं, तो यहाँ कहाँ से वृक्ष मिलेगा? तो वही चीज बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी और दक्षिणी भाग की तुलना में यहाँ पर वन कम मिलेगा, क्योंकि लोग इसी एरिया में तो ज्यादा रहते हैं आपके। इस क्षेत्र में मिश्रित वन की अधिकता, ये याद रखना।
अगर हम महानदी बेसिन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिश्रित वन अधिक मिलेगा, इसके साथ साथ साल और सागौन के वन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका कौन सा वाला हिस्सा है, महानदी बेसिन वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर किस टाइप के वन अधिक मात्रा में मिलेंगे, आप बताएंगे यहाँ पर मिश्रित वन अधिक मात्रा में मिलेगा और साथ में साल और सागौन का वृक्ष भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक चीजें क्लियर। एक बार समय देना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। अगला है आपका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और कैसे कैसे अभ्यारण्य यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हम कंप्लीट दुर्ग संभाग की बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट रायपुर संभाग की बात कर रहे हैं और हम कंप्लीट बिलासपुर संभाग की बात कर रहे हैं। बस इतने ही एरिया में आपके कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब एक तो अगर हम जगह की बात करते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जगह पर है, तो इसके लिए हम एक, जैसे कि आपने पूछ लिया अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपके मुंगेली में है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रही। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम अभ्यारण्य वाला पोर्शन पढ़ेंगे, वो मर्दा कहाँ है तो आप तुरंत बता सकते हो रायगढ़ में है, उसके लिए हमको अभ्यारण्य वाला पोर्शन पढ़ना है। तो जो जिसका जगह है वहां पर हम उन चीजों को पढ़े तो ज्यादा होगा, नहीं तो ये आपका वेटेज दे लेगा दिमाग में पूरा का पूरा। आप तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद करने की बजाय इनका जगह याद करने में समय ले लेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो अभ्यारण्य वाला पोर्शन जब हम देखेंगे तो इनके अलावा सारे अभ्यारण्य भी हम पढ़ेंगे और उनका लोकेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक बात क्या? चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो यहाँ आपको गोमर्दा अभ्यारण्य देखने के लिए मिल जाएगा, पारनवा पारा अभ्यारण्य देखने के लिए मिल जाएगा, उदंती अभ्यारण्य मिलेगा, सीता नदी अभ्यारण्य वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, घोरमदेव अभ्यारण्य ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अचानक मार इकलौता छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मुंगेली में स्थित है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ये देखो 14वें नंबर का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर वृक्षों की कमी है, वन क्षेत्र की कमी है। कृषि और जैव आरक्षक क्षेत्र जैसे नेशनल पार्क रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम अभ्यारण्य कहते हैं, और वैसे बायोस्फीयर रिजर्व जिसको जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, ये सारों सभी के सभी का संबंध है संरक्षित क्षेत्र से, आरक्षित क्षेत्र से, जहां पर जाकर आप पशुओं की चराई के लिए नहीं छोड़ सकते हो, पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हो, ये सरकार के अंडर में रहता है, घूमने फिरने जा सकते हो बस, पर एक लिमिट तक। उससे आगे जैसे कि जंगल सफारी आप जाओगे रायपुर का, तो वहां पर बाउंडेशन है कि इतने एरिया तक ही आपको घुमाएगा गाड़ी वाला, उसके आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर भी आपको मिल सकते हैं। ऐसा ये आरक्षित रहता है, सरकार के अंडर में रहता है सारी चीजें, आपका नेशनल पार्क भी, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य भी, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी। ठीक, चलो आगे बात कर ले, कृषि और फसल की बात करते हैं। मैदानी और उपजाऊ भूमि होने के कारण कुल भूमि का, जितनी भी भूमि है उसका 50% से भी ज्यादा भाग कृषि कार्य हेतु यूज होता है भाई हमारे यहाँ। यह कृषि अपेक्षाकृत विकसित है, 2 फसलीय क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम मैदानी भाग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारे फसल तो आपको लगा सकते हो, 2 फसली क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर डबल फसल भी आप कर सकते हैं। यहाँ का मुख्य फसल धान है जी, क्योंकि हम धान का कटोरा कहते हैं। लगभग 60 से 70% क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का मैदान अपने आप में मान लो 100% हिस्सा रखता है, तो इस 100 का 60 से 70% जो हिस्सा है यहाँ पर सिर्फ धान की खेती की जाती है। ठीक बात। अन्य फसल कौन कौन सा है? तो धान के अलावा और क्या, बाकी जो बच गया आपके 30 से 40%, वहां पर क्या होता है फिर? तो वहां पर आप गेहूं की खेती कर सकते हैं, मूंगफली होता है, अरहर, सरसों, तिल, गन्ना, चना, अलसी, मतलब दलहन और तिलहन सभी प्रकार की फसल भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन 60% एरिया अकेला धान कैप्चर करता है। यहाँ कोसा का भी उत्पादन किया जाता है जी, बिल्कुल। आपका छुरी कोसा के लिए फेमस है, चांपा कोसा के लिए फेमस है, तो हमारे इस एरिया में कोसा का उत्पादन भी भारी मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम जननांकीय की बात करते हैं, जननांकीय से जनसंख्या की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, ह्यूमंस, तो देखेंगे इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या, मैं बताइए ना, क्योंकि मैदानी इलाका है और मैदान में ही ज्यादा जनता निवास करती है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलेगा। रायपुर जाओ, वहां पर पूरा काला सीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, पेड़ पौधा नाम का चीज नहीं है, सूखा रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान है वैसे पूरा रायपुर रेगिस्तान बन चुका है एकदम।
बिलासपुर में जाओगे तो अच्छा खासा शकल लेकर के जाओगे, 1 महीना रुक जाओ बस वहां पे, अच्छा खासा शकल का बैंड बच जाएगा, ब्लैक कैटरीना बन करके निकलोगे वहां से। ठीक है, हमारा इधर कोरबा तो थोड़ा सा ठीक भी है, पर यहाँ पर भी जमीन को खोद खोद कर जितना कोयला बचा ना उसको निकाल निकाल करके पूरा रास्ता का, आप उस रोड में चले जाओ, कौन सा वाला रोड, ज्ञानेश्वर, ये, हाँ, इतना ज्यादा गंदा एसीसीएल की वजह से पूरा वो एरिया दीपका वाला आपका एरिया हो गया, और इधर क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, कुसमुंडा गेवरा, हाँ इस चीज को बोल रहे थे यार, एरिया ही एकदम खराब। चलिए तो देखेंगे, अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो वही यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। साक्षरता दर की बात करें तब, तो यहाँ पर साक्षरता दर और नागरिकरण की दर भी प्रदेश के अन्य भागों से अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितने भी क्या पाएंगे, एजुकेशन हब पाएंगे, वो आपको बिलासपुर में ही देखने के लिए मिलेगा। दुनिया के बच्चे घूम फिर कर बिलासपुर जा रहे हैं, किस लिए? पीएससी का कोचिंग करने के लिए। दुनिया के लोग बिलासपुर और रायपुर शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाह रहे हैं। माइंड सेट है कि वहां पर अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए बिलासपुर रायपुर वाला एरिया, मतलब हमारा मैदानी क्षेत्र वाला एरिया, साक्षरता के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो ज्यादा है, लोग यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में नगरीकरण, इनसे शहरीकरण, हमारा रायपुर सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है भाई, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उद्योग की बात कर लें तो औद्योगिक दृष्टि से यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योग कारखाने यहीं पर मिलेगा आपको। यहाँ लौह इस्पात संयंत्र है, सीमेंट है, विद्युत उत्पादन संयंत्र है, एल्यूमिनियम बाल्को हो गया, तो ये सब कुछ आपको कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में फैला हुआ ही मिलेगा। ठीक, तो हम अपनी थोड़ी सी स्वविवेक की शक्ति का भी प्रयोग करेंगे और उस प्रकार से फिर उसका आंसर लेंगे। महानदी बेसिन की भौतिक उप विभाग की बात कर ले थोड़ी सी। उप विभाग मतलब जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो हमने उसके उप विभाग की चर्चा की थी। जसपुर के सामरी पाठ जब हम पढ़े थे तो हमने उसके उप विभाग की चर्चा की थी। वैसे ही महानदी बेसिन के भी 2 प्रमुख भौतिक विभाग है। उप विभाग का मतलब जिन क्षेत्रों से मिलकर के आपका कंप्लीट महानदी बेसिन बना हुआ है, उसको हम उप विभाग कहते हैं। अब उप विभाग में क्या क्या आ जाएगा? अच्छा, कौन कौन जा रहे हैं कल आरक्षक का पेपर देने? जा रहे हो? कहाँ मिला सेंटर? CSB कोरबा जा रहे हो फिर? तो वहां तो क्या है टाइमिंग? 9:45 बजे तक पहुंच जाना है, मतलब 10:30 बजे तक पहुंच जाना है, बोलो ना। नहीं हो नहीं सकता ऐसा, तो गधे हो क्या तुम? देखो एडमिट कार्ड मोबाइल में है। गजब हाल है रे। और एडमिट कार्ड निकलवाए हो कि नहीं? देखो तो टाइमिंग देखो उसकी, हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 11 बजे से पेपर चालू हो सकता है। देखो एक बार, 11 बजे से एग्जाम है मैडम जी, और कब तक खत्म है जी? 1:15 तक। मूर्ख पेपर दे दे जा, 9 बजे पहुंचने वाले तो उसके बाद एडमिट कार्ड देखते मतलब तो गजब हाल है। चलो तो निकलवा लेना एडमिट कार्ड याद से अभी जाते टाइम, हड़बड़ी हो जाएगा नहीं तो, है ना। चलो, तो महानदी बेसिन का उप विभाग कौन कौन सा है? तो पहले तो आपका छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र आता है हम उसकी बात करेंगे। और एक होता है आपका सीमांत उच्च भूमि। अगर हम कंप्लीट महानदी बेसिन को पढ़ रहे हैं तो एक तरफ हम छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बेसिन और मैदान ही आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक साइड पर आपको पहाड़ियां और पठार देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। महानदी बेसिन को हमने क्या किया? 2 हिस्से में बांट दिया, एक तरफ मैदान वाला हिस्सा, एक तरफ पर्वत और पठार वाला हिस्सा, बस ऐसे करके आप लोगों। तो मैदान वाले हिस्से में आप पेंड्रा लोरमी का पठार पढ़ेंगे, जो जिसमें आप बिलासपुर मुंगेली को कवर करेंगे। कोरबा बेसिन पढ़ेंगे, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आपको पढ़ना है, ये कौन कौन सा एरिया को कैप्चर करता है। अकेले रायगढ़ बेसिन को पढ़ोगे जहां पर केलो नदी किस प्रकार से प्रवाहित होती है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सारंगगढ़ का मैदान हमको देखना है,
इसके अलावा दुर्ग रायपुर का मैदान भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब उच्च भूमि के अंतर्गत मतलब पर्वत और पठार वाला हिस्सा तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां जो कि आपके कोरबा के छुरी से लेकर के अंबिकापुर के उदयपुर वाले हिस्से में फैली हुई है और रायगढ़ को भी टच करती है। तो इस प्रकार से कोरबा का जो छुरी वाला क्षेत्र है, आपका अंबिकापुर का उदयपुर वाला हिस्सा है और एक आपका रायगढ़ वाला हिस्सा है, ये तीनों जगह पर त्रिकोणा कट में फैला हुआ है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। धमतरी महासमुंद में आप जाएंगे, दुर्ग की सीमांत उच्च भूमि पर भी हम चर्चा करेंगे, मैकल पर्वत श्रेणी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इनको सम्मिलित रूप से हम महानदी बेसिन कहते हैं। ठीक बात। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर बस एक डायग्राम देखो मोटे मोटे तौर पर, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से भी क्लियर हो सकती है। जैसे कि ये नीचे वाला हिस्सा है आपका दक्षिण वाला हिस्सा, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं बना है ना, ये बना है आपका सिर्फ बिलासपुर संभाग, आपका दुर्ग संभाग और ये आपका रायपुर संभाग। तो यहाँ से हमको कुछ चीजें क्लियर आ रही हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है जो कि आपके दुर्ग संभाग में फैला हुआ है, ये है आपका मैकल पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा। पेंड्रा लोरमी का पठार मतलब थोड़े से ऊपर आएंगे तो आपको बिलासपुर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेंड्रा लोरमी का पठार है। तो अगर हम बेसिन की बात करते हैं तो इस हिस्से में मैकल पर्वत श्रेणी के ऊपर में आपको पेंड्रा लोरमी दिख रहा है। ये आपका कोरबा दिख गया, कोरबा वाला हिस्सा है, और ये जो काला दिख रहा है कोरबा से लेकर के यहाँ तक फैला वाला हिस्सा। तो ये देख पा रहे हैं आप, कोरबा का छुरी वाला क्षेत्र है, ये अंबिकापुर का उदयपुर वाला हिस्सा है और ये कंप्लीट रूप से आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र है। तो ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी इस प्रकार से फैली हुई है। पहाड़ी को अगर हम छोड़ दें तो पहाड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये है आपका कोरबा बेसिन। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, ये रायगढ़ के नीचे वाला हिस्सा आपका रायगढ़ बेसिन जो सफेद दिख रहा है। अब इस बीच में आपको कोई पर्वत पठार नहीं दिखेगा, यहाँ पर सिर्फ बेसिन दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान सम्मिलित रूप से। उसके नीचे में आप देखिए थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर से आपको सारंगढ़ का मैदान दिख जाएगा जो रायगढ़ से कट करके अभी बना हुआ है। फिर दुर्ग और रायपुर को साथ में मिला करके दुर्ग और रायपुर का मैदान बन चुका है। यहाँ पर आपको मिलेगा धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि और यहाँ पर आपको मिलेगा दुर्ग की उच्च भूमि। ये सिर्फ डायग्राम को एक बार नजर भर करके आप देखो ताकि आपको एक मैप क्लियर हो सके कि हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर पेंड्रा लोरमी कहाँ पर है, मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया कि पेंड्रा ठीक। चल उच्चावच ऊंचे ऊंचे स्थल आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी वहां पे। ठीक, चल उत्तर दिशा में कुछ नदियां इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए कहां कहां पर कौन कौन सी नदी है भाई, दिशा भी बाकायदा मेंशन है। आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो उत्तर दिशा आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे साइड पर हम दक्षिण कहते हैं, ये वाला साइड पूर्व कहलाता है, वो वाला साइड आपका पश्चिम कहलाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी नदी किस प्रकार से किधर से आ रही है और किधर से जा रही है। आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो हसदेव नदी का है, ये हम मांड नदी बहुत ही क्लियर वे में देख पा रहे हैं। इसके अलावा अरपा नदी, क्योंकि हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, बिलासपुर संभाग की बात कर रहे हैं, बिलासपुर में आपको अरपा नदी देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पर आपको लीलागढ़ देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पर ये बिलासपुर का मैदान हमको दिख रहा है। बिलासपुर में ही आपको मनियारी नदी देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पर देखो आपको हाफ नदी देखने के लिए मिल गया। शिवनाथ, इसके लिए आपको दुर्ग संभाग में आना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ से आपका बिलासपुर पूरी तरीके से ऐसे करके कट जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये जब हम नदी वाला हिस्सा पढ़ेंगे, जब एक एक नदी का बहाव मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से शिवनाथ नदी इधर से निकलती है और कैसे वो महानदी में मिलती है, तब आपको बहुत अच्छे से ये जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। यहाँ से तो आपको डायग्राम में फिलहाल ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन कौन सी नदी ऊपर की तरफ है। जैसे खारून नदी, खारून नदी का बात कर दिया मतलब हम कौन से संभाग में आ गए ज्ञानेश्वर, रायपुर संभाग में आ गए, क्योंकि रायपुर के तट पर आपका खारून नदी बसा हुआ है। शिवनाथ नदी की बात करते हैं मतलब हम दुर्ग संभाग में चले गए सीधा सीधा, है ना। और ये तो दक्षिण वाला हिस्सा ही है महानदी पर, मतलब हम यहाँ पर रायपुर संभाग में पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से ठीक, चलिए आगे बात कर ले। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन, इसकी आकृति के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के मैदान की जो आकृति इसको पंखाकार कहा जाता है। भाई कैसी आकृति, तो पंखाकार आकृति है क्योंकि चारों ओर ऊंची ऊंची भूमियां हैं जो मैंने आपको बताया और बीच में आपका कटोरा का शेप
यहाँ पर दिया हुआ है। अगर विस्तार की बात करते हैं तो आपके सामने है, कंप्लीट मैदान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भूमि की गार्भिक संरचना की बात करें तो कडप्पा शहर समूह में आपको बता ही चुकी हूँ। उप विभाग पर हम सीधा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, क्लियर भाषा में। तो छत्तीसगढ़ का मैदान हमने पूरा देख लिया। छत्तीसगढ़ के मैदान के उप विभाग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंड्रा लोरमी का पठार, जो सबसे ऊपर में हमने देखा था, और उसके बगल में हमने देखा था छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। क्या देखे थे हम? छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हमने देखा था। देखें पेंड्रा लोरमी का पठार चर्चा करते हैं एक बार। पेंड्रा लोरमी का पठार, इसका विस्तार कहां से? एक मैप में इमेजिन डायग्राम बनाइएगा, एक ऐसी रफ नक्शा बनाइए और वहां पर लोकेशन को मेंशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए पेंड्रा लोरमी का पठार, पहली बात इसका जो विस्तार है ये पंडरिया लोरमी, पेंड्रा रोड मतलब आपका गौरेला, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के नाम से आप जिसको जानते हैं, ठीक। उसके बाद आपका कोटापाली मतलब कोरबा हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपका पाली उपरोड़ा और पसान तहसील में ये फैला हुआ है, ठीक बात। तो आपका पेंड्रा लोरमी का विस्तार कहां पर है आपको समझ में आया? तो एक तो आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में है और एक आपके कहां पर है? लोरमी में स्थित है, मतलब आपके बिलासपुर में फैला हुआ है। तो बस ये दो जगह आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में, ये उत्तर है ये पश्चिम है, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भाग में आपका पेंड्रा लोरमी का पठार स्थित है, याद रहेगा। चलिए औसत ऊंचाई की बात करते हैं। यह जो पठार है ये 800 मीटर ऊंचा है। इसकी प्रमुख चोटी की बात कर लें तो याद रखेंगे जो पेंड्रा लोरमी का पठार है इसकी प्रमुख चोटी है पलमा पहाड़, इसका याद रखना है। प्रॉपर लिखिए, पेंड्रा लोरमी के अंतर्गत कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं? तो बताएंगे पेंड्रा लोरमी के अंतर्गत एक तो आपको पलमा पहाड़ देखने के लिए मिलेगा जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। पलमा पहाड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। ये पलमा पहाड़ कहाँ है जी? गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है, जो कि किसकी? पेंड्रा लोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पेंड्रा लोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन? तब बताएंगे पलमा की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। दूसरी ऊंची चोटी है लाफागढ़, जिसको चैतुरगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी आप जानते हैं, और इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है, और ये कहाँ है? आपके कोरबा में है। तीसरे नंबर पर एक पहाड़ पड़ेंगे जो है आपका चंदेली का पहाड़, और चंदेली का पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 821 मीटर है, और ये आपके लोरमी में ही पड़ता है, ठीक बात। तो पेंड्रा लोरमी के पठार की 3 प्रमुख चोटियां हमने देख लिया। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सबसे ऊंची चोटी है पलमा पहाड़, जो है कहां पर? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। फिर आपका लाफागढ़, ये भी आपका पेंड्रा लोरमी के अंतर्गत आता है, मतलब कोरबा क्षेत्र भी इसमें कवर हो रहा है। और तीसरा है आपका चंदेली का पहाड़, ये आपके लोरमी में। तीनों रट्टम रट्टा होना चाहिए। उसके बाद अन्य चोटी इनके अलावा आपको मानगुरु पहाड़ मिलेगा, चना डोंगरी मिलेगा, गौरा पहाड़ मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा? तो पेंड्रा लोरमी के पठार में ही ये कुछ चोटियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो पेंड्रा लोरमी में 3 चोटी मेन हमने सबसे पहले पढ़ा, पलमा पहाड़, गौरेला पेंड्रा मरवाही, याद रखेंगे सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे लाफागढ़ और तीसरे नंबर पर चंदेली पहाड़, जो कि आपके लोरमी में स्थित है, ठीक। चलो ढाल की बात करें तो पेंड्रा लोरमी का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। एक तो ये आपके गौरेला पेंड्रा में है और दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब क्या समझ में आया? पहले पूर्व जाती है इसमें से नदियां और फिर नीचे की तरफ बह जाती है, तो पूर्व दक्षिण ना बोलकर हम इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद भूसागार्भिक संरचना कैसी है? तो यहाँ पर पेंड्रा लोरमी वाला हिस्सा, मतलब हम बिलासपुर के पठार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी नो डाउट आपको कडप्पा शैल समूह देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको धारवाड़, ग्रेनाइट, नीस चट्टानें भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। इसके अलावा नदियों की बात कर लें तो पेंड्रा लोरमी की पठार में से अरपा नदी आपको देखने के लिए मिलेगी, अरपा नदी मतलब बिलासपुर, मनियारी मतलब बिलासपुर, इन सभी नदियों को उद्गम आपको यहीं से देखने के लिए मिलता है। खारून मतलब आप रायपुर चले जाएंगे। विशेष क्या है? तो हाफ नदी इसकी पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट।
याद रखेंगे, अगर आप पेंड्रा लोरमी के पठार की बात कर रहे हैं तो ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है। ठीक, तो जो पश्चिम दिशा है उसका निर्धारण आपकी हाफ नदी करती है। किसकी? पेंड्रा लोरमी के पठार की। पेंड्रा लोरमी के पठार के पश्चिम में कौन सी नदी? हाफ नदी। कौन सी नदी? हाफ नदी। जैसे पूरा हिस्सा पेंड्रा लोरमी का पठार है तो ये कॉर्नर पे कौन सी नदी बहेगी बेटा? हाफ नदी बहेगी। कौन सी नदी? हाफ नदी। मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है, इसी का हिस्सा नीचे में आपको मैकल पर्वत श्रेणी के रूप में देखने के लिए मिलेगा जब आप नीचे आएंगे किधर? कवर्धा साइड पर। क्लियर? इस क्षेत्र में वनों की अधिकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम पर्वत पठार की ही बात कर रहे हैं। मैकल पर्वत श्रेणी पूरा वृक्ष से घिरा हुआ है, इसीलिए इसके नीचे वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती, बोली ना वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर? अब हम बात करेंगे कोरबा बेसिन का। तो ये पेंड्रा लोरमी का पठार हमको समझ में आ गया। पेंड्रा लोरमी का पठार गौरेला पेंड्रा मरवाही में पलमा पहाड़ सबसे ऊंचा है इसका, ये आप याद रखेंगे। कोरबा बेसिन देखो, कोरबा बेसिन का विस्तार कहां कहां पर है? तो कंप्लीट रूप से आप कोरबा बेसिन किसको कहोगे? तो कोरबा बेसिन के अंतर्गत एक तो आपका कटघोरा वाला हिस्सा आता है, आपका दीपका हो गया, हरदी बाजार हो गया, दर्री, कोरबा, करतला, बरपाली, ये सब तहसील में फैला हुआ है आपका क्या? कोरबा बेसिन। अब ये तहसील कैसे बनाऊं? तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको कोरबा बना दूंगी। ये हो गया आपका कोरबा जिला। अब यहाँ पे आपका तहसील जो है बना हुआ है। आई बात समझ में? अब देखेंगे यह राज्य के उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर मध्य क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर में आपका सरगुजा संभाग है, उसके जस्ट नीचे में तो आपका कोरबा है, इसलिए उत्तर मध्य कहा जाता है। पूरा मध्य हम नहीं कहेंगे इसको। ठीक, अब देखिए पेंड्रा का पठार और छुड़ी पहाड़ियों के बीच स्थित है। बिल्कुल, ये आपका कोरबा है, यहाँ पर आपको पेंड्रा पठार दिखेगा। मैकल पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा छोड़ दो, ये मैकल पर्वत श्रेणी है, ये आपका पेंड्रा का पठार है। छुरी की पहाड़ी, कोरबा में ही छुरी की पहाड़ी ऐसे करके फैली हुई है, उदयपुर और ये आपका रायगढ़। और इसके नीचे में फिर आपका क्या है? कोरबा बेसिन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बेसिन का निर्माण हसदेव और उसकी सहायक नदी के द्वारा होता है, आप याद रखेंगे। कोरबा बेसिन मतलब कोरबा नाम से ही हसदेव नाम आपको क्लियर होना चाहिए। तो कोरबा बेसिन का निर्माण हसदेव नदी से होता है, जिसकी औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर तक का है। भूगर्भिक संरचना कैसी है? तो हमारे साइड पर क्या मिलता है जी? तो हमारे साइड पर याद आ गया ना, चप्पल नहीं पहने ले गोड़ा करिया हो जाते। अब करिया से याद रखना है कोयला, जिन कोरबा कटोरा में रहते थे सबके गोड़ करिया करिया काबर काफी कोयला मिलते हैं। अब हमारा आदत नहीं है चप्पल पहनने की, घूमेंगे, सीधी बात। तो याद रखेंगे कोरबा साइड पर कोयला मिलता है क्योंकि गोड़वाना सेल समूह मिलता है। ठीक बात, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, काम आएगा। इस बेसिन के अधिकांश भाग में वनों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में कोरबा औद्योगिक परिक्षेत्र है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम रायगढ़ बेसिन की थोड़ी सी बात करेंगे। रायगढ़ बेसिन का विस्तार का बहुत कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। देखिए इस बेसिन का विस्तार एक तो आपका रायगढ़ में है। रायगढ़ में आपको खरसिया, धर्मजयगढ़, छाल और घड़घोड़ा ऐसे जगह देखने के लिए मिल जाएगा। रायगढ़ जिले में ही आपको खरसिया देखने के लिए मिलेगा, धर्मजयगढ़ याद रखेंगे, छाल याद रखेंगे, घड़घोड़ा याद रखेंगे। तो इन तहसीलों में रायगढ़ बेसिन जो है फैला हुआ है, सम्मिलित रूप से हम रायगढ़ जिला बोल देंगे इसको। अब देखिए इसकी स्थिति कैसी है। तो रायगढ़ किधर है जी बताओ? ये पूर्व दिशा है, तो हम नो डाउट पूर्व दिशा ही बोलेंगे इसको, है ना? पूर्व दिशा में है। यह छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से लगा हुआ है, बिल्कुल कोरबा का छुरी और ये उदयपुर और ये आपका रायगढ़। इस बेसिन का निर्माण मांड और केलो नदी के द्वारा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रायगढ़ बेसिन नाम आते साथ हम सिर्फ केलो नदी को याद रखते हैं, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि यहीं पर तो आपका वो है ना मेन पार्ट, और मेन पार्ट से जब मांड नदी आती है तो रायगढ़ बेसिन का भी निर्माण होता है। तो मांड और केलो नदी दोनों के सहयोग से आपका क्या हुआ है? रायगढ़ बेसिन का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। इस बेसिन की आकृति कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप रायगढ़ बेसिन की बात कर रहे हैं तो रायगढ़ बेसिन की जो आकृति है वो धनुष के आकार की है। रायगढ़ बेसिन की आकृति कैसी बेटा? धनुष के आकार की है, ये भी आप याद रखेंगे। इस क्षेत्र में कोयला का प्रचुर मात्रा में भंडार है भाई, हमारे यहाँ कोयला मिलता है बहुत अधिक, जिंदल बिंदल है यहाँ इसीलिए। अगला, इसका ढाल उत्तर दक्षिण की ओर है। अब अगर आप रायगढ़ बेसिन की बात करते हैं
तो इसका ढाल कैसा है, तो उत्तर दक्षिण की ओर है। अब उत्तर दक्षिण का मतलब आपको क्या समझ में आया, तो रायगढ़ बेसिन से जो भी नदियां निकलती है थोड़ा सा ऊपर बहने के बाद वापस नीचे की ओर चली जाती हैं, इसलिए इसका ढाल उत्तर दक्षिण कहा जाता है, उत्तर दक्षिण कहा जाता है। तो रायगढ़ का ढाल कैसा हुआ, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये आप याद रखेंगे। विशेष क्या है, तो इस नदियों के तीव्र प्रवाह और अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण इस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होगी। हाँ भाई, जिंदल है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वृक्षों की कटाई होती है क्योंकि उद्योगों का निर्माण अधिक से अधिक संख्या में ये लोग कर रहे हैं। वृक्ष नहीं रहेगा तो नो डाउट मृदा अपरदन होगा, मिट्टी घिस घिस के गिरेगी, भूमि अनुपजाऊ होता चला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने 3 क्षेत्र पढ़ लिए, ऊपर के तीनों खत्म। पेंड्रा लोरमी का पठार हमने देख लिया, कोरबा बेसिन का बात कर लिया, रायगढ़ बेसिन का हमने बात कर लिया। अब बात करेंगे बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का। देखो इसका विस्तार एक तो पूरा बिलासपुर जिला कवर करेगा और पूरा आपका रायगढ़ जिला कवर करेगा, और ये उसी के अंतर्गत पाए जाने वाली आपकी तहसील से, जैसे कि मुंगेली हो गया, जरहा गांव, पथरिया, सारंगगढ़, तखतपुर आपका बिलासपुर में ही पड़ता है ना, सकरी बिलासपुर में ही, बिल्हा आपका बिलासपुर में ही, कोटा, रतनपुर सब बिलासपुर वाला, सिपत, बोतरी, मस्तूरी, पचपेड़ी तहसील, संपूर्ण जांजगीर चांपा, ये कंप्लीट रूप से संपूर्ण जांजगीर चांपा भी आपके बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में कवर होता है। देखो आपके बिलासपुर जिला के अंतर्गत जो तहसील आते हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो रायगढ़ जिला के अंतर्गत तहसील आते हैं वो भी कवर होंगे, लेकिन भूलना मत यहाँ पर बिलासपुर है तो यहाँ पर जांजगीर चांपा है और यहाँ पर आपका रायगढ़ है। मतलब अगर हम इसके मैदान की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण जांजगीर चांपा भी आएगा। तो अब हम इसको बिलासपुर जांजगीर चांपा का मैदान नहीं कह सकते, हम इसको कहते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो अपने आप जांजगीर चांपा बीच में सट जाता है। ठीक बात। देखो स्थिति की बात करें तो मध्य भाग में बिल्कुल एकदम सेंटर, बिलासपुर के एकदम सेंटर में है। यह मैदान दुर्ग रायपुर के मैदान से शिवनाथ और महानदी द्वारा अलग होता है। हाँ भाई, नीचे में, क्योंकि बिलासपुर के जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे दुर्ग और रायपुर का मैदान दिखेगा। अब यहाँ पर आपकी महानदी आती है जो रायगढ़ होते हुए ऐसे करके बाहर निकल जाएगी, महासमुंद होते हुए, सॉरी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। और वहीं पर शिवनाथ नदी आती है जो महानदी से मिल जाती है। तो इसीलिए याद रखना है कि नीचे में आपका दुर्ग रायपुर का मैदान है, ऊपर में आपका बिलासपुर का मैदान है। तो इसको बीच से काटने का काम कौन करता है, तो बीच से जो काट रहा है वो है आपका शिवनाथ और महानदी द्वारा, शिवनाथ और महानदी द्वारा इसको अलग किया जाता है। आच्छादन की बात कर लें तो यह भूभाग अरपा, मनियारी, लीलागढ़, हसदेव, मांड आदि नदियों के जलोढ़ से आच्छादित है, क्योंकि सारी नदियां ही हैं, और इन नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा इसको आच्छादित किया जाता है। अब नदी अगर मिट्टी ला रही है तो नो डाउट वो एरिया उपजाऊ ही होगा, है ना, तो इसलिए यह एक उपजाऊ और समतल क्षेत्र है। अब क्योंकि उपजाऊ है मतलब फसल भी बढ़िया होती है, खाने पीने को भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक, इस मैदान की ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की बात कर रहे हैं तो इस मैदान की जो भूगार्भिक संरचना है, यहाँ पर भी कड़प्पा ही मिलेगा, और कड़प्पा मिल रहा है मतलब चूना पत्थर ही मिलेगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। चूना पत्थर के अलावा आप डोलोमाइट भी याद रखेंगे। एप्लीकेशन वाले बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज आपको सही से सुनाई दे रही है, क्लियर है ना, कम लगेगा तो बताना, ठीक है। चलिए अब देखिए फसल की बात करें तो वही वाला इलाका है आपका, तो धान की खेती होती है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलता है। दलहा पहाड़ के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर करो इसको। देखो दलहा पहाड़ है कहाँ पर, एक्चुअली कहाँ पर लोकेटेड है, तो जांजगीर चांपा के अकलतरा के पास स्थित है आपका दलहा पहाड़। कहाँ है, जांजगीर चांपा में अकलतरा के पास 700 से 750 मीटर पर सोनी पहाड़ इस मैदान की उच्च भूमि के अपवाद है। याद रहेगा, अकलतरा में, जांजगीर चांपा में, अकलतरा के पास ही आपको दलहा पहाड़ देखने के लिए मिलेगा। दलहा पहाड़ पर 10 कुंड है जी, जो कभी नहीं पूछा कि आज तक एग्जाम में पूछ लेगा तो क्या करोगे, याद रख लेना। लेकिन दलहा पहाड़ पर मुनि आश्रम और सूर्य कुंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कुंड मतलब समझ में आता है क्या, कुंड मतलब नहीं समझते हो, जैसे कि कोई भगवान के मंदिर जाते हैं तो उनका कुंड बना रहता है नीचे में, हाँ वैसे, है ना,
तो 10 ठो कुंड आपको देखने के लिए मिलेगा जब यहाँ पर जाएंगे गहराई में, एकदम वो भी। ठीक, नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, क्योंकि नाग पंचमी के अवसर पर, क्योंकि कहीं भी नाग पंचमी के दिन मेला नहीं लगता है, पर ये दलहा पहाड़ ऐसा जगह है जहां पर नाग पंचमी के दिन मेला लगता है भाई। तो पूरे छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी के दिन मेला कहाँ पे लगता है, तो बताएंगे दलहा पहाड़ में लगता है। नाग पंचमी पर इस कुंड की महत्ता ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन कुंड का पानी पीने से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है भाई, ऐसा माना जाता है। दलहा पहाड़ जाना, नाग पंचमी के दिन बढ़िया मेला करना और उसमें के कुंड का पानी को पी लेना, तो कुछ भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगा। मतलब डॉक्टर बन के एकदम साफ, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जिसको बड़ा बड़ा बीमारी सब पकड़ पकड़ के वहीं ले जाएंगे, डॉक्टर की जरूरत क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगला विशेष क्या है, तो इस मैदान में कृषि, सिंचाई, उद्योग और परिवहन साधन का अच्छा, क्योंकि पानी है यहाँ पे। जांजगीर चांपा में बहुत अच्छी कृषि होती है क्योंकि पानी की व्यवस्था पर्याप्त है, नहर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तालाब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, नदी पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। ठीक, अब हम बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के कुछ भाग की बात कर लेते हैं, इसके विस्तार की बात करते हैं। तो देखो, अगर आप बिलासपुर के मैदान के विस्तार की बात करते हैं तो बिलासपुर में तो है ही है ये मैदान फैला हुआ, बिलासपुर के अलावा मुंगेली में पूरा फैला हुआ है, जांजगीर चांपा में फैला हुआ है, सिर्फ बिलासपुर का मैदान, रायगढ़ नहीं मेंशन हुआ है। रायगढ़ होता तो रायगढ़ तक चला जाता। तो बिलासपुर के बाद आप मुंगेली आएंगे और मुंगेली के बाद आपका जांजगीर चांपा। इन तीनों इलाकों में आपका बिलासपुर का मैदान फैला हुआ है। कोरबा को मत ले लेना, क्योंकि कोरबा का कोरबा बेसिन अपना अलग है, कोरबा को छोड़कर जांजगीर चांपा को लेना है बस आपको, और ना ही आपको शक्ति को लेना है, क्योंकि शक्ति जाएगा बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के अंतर्गत में। ठीक, चलिए आगे देखिए, यह राज्य के मध्य में स्थित है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान उत्तरी भाग में, ये आप दिशा तो आराम से बता सकते हैं। पश्चिम भाग पर अरपा लीलागर का मैदान है, किसके, बिलासपुर के। पश्चिम मतलब समझ गए ना, इस साइड पर क्या है, अरपा लीलागर का मैदान है। पूर्व में आपको हस्तो मांड नदी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूर्व में ऊपर से मांड नदी ऐसे करके आ रही है और इस साइड से आपकी अरपा नदी आ रही है। ठीक बात। उसके बाद उत्तर पश्चिम में लोरमी का पठार और उत्तर पूर्व में हसदो बेसिन देखने के लिए मिलेगा। इसके पश्चिम में आपको मैकल प्रोसेड है। ये सब कुछ जब हम पर्वत वाला हिस्सा पढ़ेंगे, नदी वाला बोलना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से महानदी ऐसे बह रही है, तो कौन से पहाड़ से आपकी वो आ रही है, क्या बोलते हैं, शिवनाथ नदी आ रही है, किधर से आपकी मांड नदी आ रही है। तो ये दिशा आप बहुत आराम से वहां से क्लियर कर लेंगे। इस मैदान का निर्माण अरपा, मनियारी, आगर और लीलागढ़ नदियों से हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सारे बिलासपुर वाली नदियां हैं आपकी, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर के मध्य है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला ढाल की बात कर ले, तो बिलासपुर का ढाल किस दिशा की ओर है, तो पहले बिलासपुर का जो ढाल है खुद पश्चिम में है बिलासपुर, तो पहले पूर्व की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ बह जाता है, तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्व की ओर है। लोरमी का पठार हसदो बेसिन के मध्य, पेंडरा का पठार है। खास बात में आप याद रखेंगे, अगर आप लोरमी के पठार की बात करते हैं तो एक बार इसका लोकेशन अपने माइंड में सेट कीजिए, कहां पर हमने लोरमी का पठार पढ़ा था। हसदो बेसिन, पेंड्रा का पठार हमने कहां पर देखा था, तो लोरमिच के नीचे भी आपको पेंड्रा पठार देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको हसदो बेसिन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो लोरमी के पठार और हसदो बेसिन, इसके बीच में आपको पेंड्रा का पठार देखने के लिए मिलेगा। और इस मैदान में केवल रतनपुर और सेंटी की पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। कहां पर, क्योंकि आप सिर्फ बिलासपुर के मैदान की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको रायपुर की चोटियां देखने के लिए, सॉरी रतनपुर की चोटियां देखने के लिए मिलेंगी। दुर्ग और रायपुर के मैदान पर हम पहुंच चुके हैं। दुर्ग और रायपुर का मैदान मतलब हमारा बिलासपुर खत्म हो चुका, अब हम पहुंच चुके हैं दुर्ग संभाग में। तो इसके आगे की क्लासेस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दुर्ग के बाद अभी रायपुर पढ़ना है, रायपुर बाद अभी बस्तर पढ़ना है, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। ठीक बात। तो दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी, कौन कौन सा पर्वत, कौन कौन सा पठार पड़ता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। मेरे ख्याल से आज जो आपने पढ़ा वो बहुत सारा था, क्योंकि बहुत सारे नए नए आंकड़े आपको पता चले हैं। इनको एक बार कल घर में जाकर के रिवाइज मारिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद इसके जस्ट बाद में जल, नदी, अपवाह तंत्र पे पढ़ाऊंगी, तो और लोकेशन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे कल वाली क्लास में। कल तो खैर संडे है, हो सकता है रात में लाइव क्लास ले लूं, तो उसमें फिर अपन जुड़ते हैं। बाकी जिन जिन बच्चों का कल एग्जाम है, सबको बेस्ट ऑफ लक है भाई, बढ़िया से पेपर दे करके आइए, है ना। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।